हाँ ठीक है, चलिए। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आए हुए क्वेश्चन है एनटीपीसी में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये सारे के सारे। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल वाले एक गोले का व्यास क्या है। ठीक ना। तो क्या आया है, गोला। गोले के व्यास के बारे में पूछ रहा है। क्या दिया, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या सरफेस एरिया जो भी कहिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल कहिए चाहे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों एक ही बात है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर कितना दिया है, 1386। 4 पाई आर स्क्वायर बराबर हो गया 4 पाई आर स्क्वायर बराबर हो गया 1386। इसलिए 4 गुणे 22/7 आर स्क्वायर बराबर 1386। इसलिए आर स्क्वायर बराबर कितना बनेगा, 1386 गुणे 7/4 गुणे 22। ठीक ना। कैंसिल कर लीजिए। तो दशमलव में काहे काट रहे हैं, 11 से काटिए, 11 दूना 22। इसको 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11, 2 28, 11 दूनी 22 और 11 छक्के 66। ठीक ना। फिर 2 से काट दीजिए, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2 छक 12, 2 तिहाई 6। तो आर स्क्वायर बराबर आपका हो गया 9 गुणे 7 गुणे 7/4। ठीक ना। तो आपका आर बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुणे 7/2 यानी कि 21/2 यानी कि 10.5 किस में आएगा, सेंटीमीटर में। ठीक है ना, 10.5 सेंटीमीटर। आगे चले। व्यास पूछा है तो 2r कर लीजिए। अगर व्यास पूछा है तो 2r, त्रिज्या होगा 10.5 और व्यास हो जाएगा 21। ठीक ना, दुगना कर देंगे 21 हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका लिखा है, अच्छा गोला आया है तो गोले के बारे में थोड़ा जान लीजिए। गोले का होगा आयतन कितना, 4/3 पाई आर क्यूब। कर्व सरफेस एरिया या कहे टोटल सरफेस एरिया, दोनों आपका गोले में एक ही होता है। कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। और क्या होगा, व्यास बराबर आपको सब जगह ये होता है, व्यास बराबर होगा 2r या 2 गुणे त्रिज्या। ठीक ना। गोले में इतनी चीजें होती है, आयतन, कर्व सरफेस एरिया या सरफेस एरिया और त्रिज्या और व्यास। ठीक ना। चंदन आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। बिंदु -4 7 और 2 3 से जुड़ने वाली प्रच्छेदक, क्या लिखा है, प्रच्छेदक के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए भाई, 2 बिंदु आपका दिया है, 2 बिंदु दिया गया है, 2 कोऑर्डिनेट दिया है और उसमें आपको बताना है। तो आपका जैसे मान लीजिए 2 कोऑर्डिनेट दे गया, यानी कि एक रेखा के 2 बिंदु दे दिए हैं। ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। आपसे ये रेखा है AB, इसके मध्य बिंदु C का निर्देशांक अगर आपसे पूछ रहा है, C का निर्देशांक, तो C का निर्देशांक क्या होगा, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। ये किसमें होगा, मध्य बिंदु के निर्देशांक में। किसमें होगा, मध्य बिंदु के निर्देशांक में। ये मध्य बिंदु है, बराबर दूरी पर है, दोनों ये बराबर है तब ऐसा होगा। अगर ये बराबर दूरी पे नहीं है, देखिए बराबर दूरी पे नहीं है, ये हो गया A,
ये हो गया b, और यहाँ c जो है इसको m और n के रेशियो में बांटता है। इसके निर्देशांक है x1 y1 और इसका निर्देशांक है x2 y2। तो c का जो निर्देशांक होगा, c का निर्देशांक मान लीजिए x y है, तो x बराबर आपका होगा x2 m, या ऐसे लिखिए m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n, और y जो होगा y वह आपका हो जाएगा m y2 प्लस n y1 बटे m प्लस n। ये तो उस कंडीशन में है जब कोई रेखा m n के अनुपात में विभाजित होती है तब, ठीक है ना। लेकिन यहाँ मध्य बिंदु के लिए क्या होगा, दोनों का योग बटे 2। तो कितना कितना दिया है, -4 7 और 2 3, तो आपका हो जाएगा यहाँ दिया -4 7 और 2 3, तो क्या हो जाएंगे सी के निर्देशांक -4 प्लस 2 बटे 2, एक होगा, अगला होगा 7 प्लस 3 बटे 2, तो ये हो गया -1, और ये कितना बनेगा 5, -1 और 5। आगे चलें, चलिए अगला क्वेश्चन चलिए। हाँ ठीक है, वो इधर चले जाने से हट जा रहे होंगे ना। ठीक है, ठीक, आइए अगले पर चलते हैं, मिटा दे इसको। और क्या पूछता है इसमें, एक चीज और देख लीजिए चाहे तो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछता है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी कि ए और बी का डिस्टेंस क्या होगा, तो आपका होगा ए बी बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक ना। और चाहे इसी को ऐसे भी लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर वैल्यू है प्लस में या माइनस में, ठीक ना, उससे कोई दिक्कत होगा नहीं, स्क्वायर करने पर हट जाएगा। तो आप यही याद रखिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। यदि a माइनस बी बराबर 5 और ए बी बराबर 14, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आसान क्वेश्चन है ये, ठीक ना, साफ साफ दिख भी रहा है। a माइनस बी बराबर कितना है 5 और ए बी बराबर कितना है 14 है, ठीक ना। चाहिए क्या हमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये चाहिए। इसी का क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 25। ए बी का मान पता है 14 रख देंगे, हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 गुणे 14 यानी कि 28 बराबर 25। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो गया 28 प्लस 25, कितना हो गया 53। 28 प्लस 25 कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। और दूसरी बात देखिए, साफ साफ दिख रहा है, ए बराबर 7 है और बी बराबर 2 है, ए बराबर 7 है और बी बराबर 2 है, तो डायरेक्ट कर सकते थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 49 प्लस 4 कितना हो गया 53 हो गया, 49 प्लस 4 कितना हो गया 53 हो गया। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा हुआ है। किसी मूलधन पर पहले और दूसरे साल के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज पर प्राप्त राशि क्रमशः
1350 और 1458 है, तो ब्याज की दर क्या है? तो ब्याज की दर क्या है? तो देखें, पहले वर्ष के बाद मिश्र धन और दूसरे वर्ष के बाद का मिश्र धन दिया है, ठीक ना। पहले वर्ष का मिश्र धन दिया है, पहले वर्ष का मिश्र धन और दूसरे वर्ष का मिश्र धन कितना दिया है? 1350 और 1458, 1350 और 1458। तो कितना बढ़ गया पहले वर्ष के बाद दूसरे वर्ष में? 108 रुपये बढ़ा है। या 108 रुपये पहले वर्ष के मिश्रधन पर मिला हुआ ब्याज है, ठीक ना। पहले वर्ष के मिश्रधन पर मिला हुआ ब्याज है 108 रुपये, इसलिए दर क्या हो जाएगा? दर बराबर हो जाएगा ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन और गुणे समय। तो आपका हो गया ब्याज 108 गुणे 100। यहाँ पर मूलधन 108 के लिए मूलधन क्या काम करेगा? पहले साल का मिश्रधन। तो पहले साल का मिश्रधन कितना? 1350 और गुणे 1 साल का अंतर 1 साल है, पहले साल से दूसरे साल में 1 साल, 1 ईयर, ठीक ना। सॉल्व कर लीजिए इसको, दर पता चल जाएगा। कितना आया बताइए? ठीक है, आपका हो जाएगा 8%। सॉल्व करना पड़ेगा, हो जाएगा ना। चलिए गुणा भाग कर लीजिए। यहाँ ए है, मिश्रधन x2 मान लेंगे। हाँ मूलधन मान लेंगे। या वर्षों का अंतर कितना है? 1 है, कल भी बताए होंगे। वर्षों का अंतर कितना है? 1 है। या पहले वर्ष का, ये दूसरे वर्ष का मिश्रधन है, तो दर बराबर सीधा लिख सकते हैं A2 माइनस A1 अपान A1 इंटू 100। इसे भी कर सकते हैं। अगर ये कब लगेगा? चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो, चक्रवृद्धि ब्याज की कंडीशन हो और वर्षों का अंतर क्या हो? 1 हो, ठीक ना। पर जैसे तीसरे वर्ष का मिश्रधन, चौथे वर्ष का मिश्रधन, पांचवें वर्ष का, छठे वर्ष का, या पहले वर्ष का, दूसरे वर्ष का, दूसरे वर्ष का, तीसरे वर्ष का, यानी कि वर्षों का डिफरेंस क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, ठीक है ना। आगे चले। अगला क्वेश्चन देखिए। दो सेंटीमीटर भुजा वाले लोहे के घन का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। लोहे का घनत्व है 7.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको क्या ज्ञात करना है? द्रव्यमान। द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो पहले आपको क्या निकालेंगे? आयतन। द्रव्यमान बराबर क्या होगा? आयतन गुणे घनत्व, आयतन गुणे घनत्व। घनत्व गलत लिख रहे हैं क्या? घनत्व ना। द्रव्यमान बराबर हो जाएगा आयतन गुणे घनत्व। तो आयतन क्या है? 2 सेंटीमीटर भुजा वाला लोहे का घन है, तो घन का आयतन A क्यूब, A बराबर दिया है 2 सेंटीमीटर, और इसका घनत्व दिया है, घनत्व कितना दे रखा है? 7.8 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब रख लीजिए। तो आपका आयतन हो जाएगा A का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब और गुणे 7.8। 8 गुणे 7.8 कितना बनेगा? 8 अठाई 64 और 8 सत्ते 56 और 56 6 62, 62.4 ग्राम, 62.4 ग्राम। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट पर चले।
दिया है एक निश्चित गियर ट्रेन में संचालक ड्राइवर गियर में 18 दांतें हैं, जबकि संचालित फ्लोर गियर में 8 दांतें हैं। संचालक ड्राइवर के प्रत्येक 16 चक्कर के लिए संचालित गियर कितनी बार घूमेगा? 7 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, देखें तो इसमें 2 प्रकार के गियर हैं, एक में 18 दांतें हैं और एक में 8 है। एक में 18 दांतें हैं और एक में 8 है। 18 और 8 दांतें, ठीक ना। तो जो चक्करों की संख्या होगी वो दांतों की संख्या के उल्टा होगा। क्या हो जाएगा? 8 और 18, ठीक ना। अरे भाई, आपका साइकिल का जो गियर होता है पीछे वाला ज़्यादा बार घूमेगा और जो आप पैडल मारते हैं वो कम बार घूमेगा, ठीक है ना। जो छोटा होगा ज़्यादा चक्कर काटेगा और जो बड़ा होगा वो कम चक्कर काटेगा। यानी कि जिसमें दांतों की संख्या अधिक है वह चक्कर कम काटेगा और जिसमें दांतों की संख्या कम है वो ज़्यादा चक्कर काटेगा। समझ पाए? समझ गए ना। जैसे पुल्ली देखिए, चक्की वाली जो बड़ी पुल्ली होगी वो कम घूमेगी और जो छोटी पुल्ली होगी वो ज़्यादा घूमेगी, ठीक है ना। तो उसी अनुसार ये है। तो आपका ये चक्करों का अनुपात हो गया। चक्कर का अनुपात कितना बन रहा है? ये बनेगा 4:9 का। इसमें 1 का दिया हुआ है। किसका दिया है? संचालन ड्राइवर, यानी कि पहले वाला जो बड़ा वाला है। तो आपको 4 बराबर दिया है, इसका दिया है 4 बराबर 16 है, तो 9 बराबर 36 चक्कर होगा। 9 बराबर क्या हो जाएगा? 36 चक्कर, ठीक है ना। 36 चक्कर। दांतों की संख्या का उल्टा होगा चक्करों की संख्या। जो उसमें दांत होंगे या दांती जो भी कहिए, या साइज भी ले सकते हैं। जिसकी साइज बड़ी होगी, जिसकी साइज छोटी होगी, उसका उल्टा अनुपात होगा चक्करों का, ठीक है ना। जो छोटा होगा वो ज़्यादा चक्कर काटेगा और जो बड़ा होगा वो कम चक्कर काटेगा, ठीक ना। आदमी का भी ले लीजिए, जो बड़ा है वो कम पैर रखेगा और जो छोटा है वो ज़्यादा पैर रखेगा उतना ही दूरी चलने के लिए। समझ गए चंदन? आगे बढ़ें, चलिए। क्या? हाँ भाई, 4 बराबर 16, तो 1 बराबर कितना? 4, इसलिए 9 बराबर 9 गुणे 4, ठीक है ना। आगे चलें, चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 8 नंबर। यदि √x प्लस 0.24 बराबर √0.1296, तो यक्स का मान देखिए भाई, √x प्लस है ना कि भाग है? प्लस 0.24 बराबर √0.1296 या 1296, ठीक ना। तो ये हो गया। इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। 1296 36 का स्क्वायर है, ठीक ना। 36 का स्क्वायर यानी कि 0.36। ये हो गया आपका √x प्लस 0.24, इसलिए √x बराबर हो गया। इसको इधर लाएंगे तो आपका हो जाएगा 6 और प्लस 6.12, इसलिए x बराबर हो जाएगा 0.0144, ठीक ना। स्क्वायर कर देंगे
यहाँ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 10। दो कारें यक्स और वाई क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से ए से बी तक की यात्रा करते हैं या करती हैं। यदि यक्स को इस यात्रा में वाई की तुलना में 2 घंटे अधिक समय लगता है तो ए बी के बीच की दूरी। तो स्पीड दिया है, स्पीड दे रखा है, ठीक है ना। क्या दिया है बताइए, 50 और 75। यक्स और वाई के स्पीड का रेशियो दिया है 50 और 75। 50 और 75, इसका मतलब 2 और 3, ठीक है ना। तो टाइम का, यक्स वाई का टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। टाइम का रेशियो हो जाएगा 3:2, ठीक ना। और कह रहा है कि दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो कितने घंटे का है, 2 घंटे का है। तो यहाँ पर अनुपातिक रूप से एक का अंतर, एक बराबर है 2 घंटे। इसलिए क्या चाहिए हमें, बीच की दूरी। तो पहले तो आप क्या निकाल लीजिए, टाइम। 1 बराबर 2 तो 2 बराबर 4 घंटे। अगर आपने ये टाइम निकाला है तो इस स्पीड से गुणा कर देंगे। अगर आप ये टाइम निकालेंगे तो इस स्पीड से गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो आपका दूरी क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा चाल गुणे समय। चाल आपके पास है 75 और टाइम आपका है 4 घंटे। 75 गुणे 4, 7 चौक 28, 300 किलोमीटर, ठीक है ना। 300 किलोमीटर। आगे चले, अगला देखें। नेक्स्ट कह रहा है कि पाइप ए किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, पाइप बी से 15 घंटे में खाली कर सकता है। यह दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो टैंक कितने घंटों में भर जाएगा। तो एक भरता है, दूसरा खाली करता है। एक 6 घंटे में भर सकता है, दूसरा 15 घंटे में खाली कर सकता है। ए भरता है कितने समय में, 6 घंटे में। बी खाली कितने में करता है, 15 घंटे में, ठीक है ना। ये भरता है, ये खाली करता है। एलसीएम कितना बनेगा, 30 भी हो सकता है, ठीक ना। 30 या 60 जो भी ले लीजिए, बस एलसीएम से आपकी संख्या कटनी चाहिए, उससे कोई अंतर नहीं आएगा क्वेश्चन पर। तो आपका कितना हो जाएगा, ये 5 यूनिट, इसका 2 यूनिट। ये 5 भरेगा, ये 2 क्या कर देगा, खाली कर देगा। इसलिए ए माइनस बी, ए भर रहा, बी खाली कर रहा। ए माइनस बी की इफिशियंसी क्या दिखाई पड़ेगी, क्षमता क्या दिखाई पड़ेगी, 5 - 2 कितना, 3। इसलिए भरने का समय लगेगा, साथ में जब ए बी कार्य करेंगे तो 3 यूनिट होगा। ये 5 भरेगा, ये 2 यूनिट खाली कर देगा, इसलिए समय लगेगा 30/3, यानी कि कितना, 10 घंटे, ठीक है ना, 10 घंटे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हो जाएगा चंदन। क्वेश्चन देखिए, आते हैं आसान, ठीक ना। क्वेश्चन जो है वो आसान ही आते हैं, बस वहाँ पर थोड़ा टफ लगने लगता है क्वेश्चन, ठीक है ना। अगला देखिए क्वेश्चन आपका 12 नंबर का। यदि कोई दुकानदार 2700 पर एक वस्तु बेचता है तो वह 8% लाभ कमाता है। यदि वह 3000 पर वस्तु को बेचता है तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए भाई, क्या दिया है,
हम सीधा प्रतिशत से प्रतिशत में आ जाएंगे, ठीक है ना। दिया है 2700 पर जब बेचता है, 2700 रुपये में बेचता है तो कितने का लाभ हुआ है? 8% का, यानी कि ये किसका मान है? 108% का है। ये मान किसका है? 108% का। 100% क्रय मूल्य और 8% लाभ। अब 3000 में हमसे पूछ रहा है तो 3000 पर ये प्रतिशत कितना दिखाई पड़ेगा? 108/2700 और गुणे 3000 कितना आया? 120%, यानी कि लाभ कितने का हुआ? 20% का हुआ। 20% का लाभ है, ठीक ना। 20% का लाभ है। अच्छा, यहाँ ये चीज पूछ सकता है दोनों के बीच में लाभ का अंतर कितना है? दोनों के बीच में लाभ का अंतर, हाँ पूछ सकता है। हाँ ठीक है, 12% का मान निकाल लेंगे, ठीक ना। 12% का मान निकाल लेंगे। आगे चलें। अब जैसे और भी, जैसे उस समय हम आप जो पूछ रहे हैं कि लाभ का अंतर पूछ सकता है, तो हम सीपी ही निकाल लेते। उस समय हम क्या निकाल लेते? सीपी निकाल लेते, तब भी पता चल जाता लाभ का अंतर। और लाभ का अंतर तब भी तो पता चल जाता, एक सीपी हम निकाल लेते तो यहाँ का लाभ पता चल जाता, अगला भी लाभ उसी सीपी के अनुसार पता चल जाता। दोनों को क्या कर लेते? घटा लेते, ठीक है ना चंदन। आगे चलें सचिन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। ए अकेला 35 दिनों में एक कार्य कर सकता है और बी उसे अकेले 14 दिनों में कर सकता है। यदि वे दोनों 5 दिनों के लिए इस पर एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य कितना शेष बचा है? देखिए भाई, दो लोगों को दिया है, ए और बी। ए कर सकता है 35 दिन में, बी कर सकता है 14 दिन में। ए कर सकता है 35 दिन में और बी कर सकता है 14 दिन में, ठीक है ना। 35 और 14, एलसीएम क्या बना? 70 बना। एलसीएम क्या बन जाएगा? 70 बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये 2 यूनिट और ये 5 यूनिट। तो ए बी साथ में अगर कार्य करेंगे तो एक दिन में कितना करेंगे? वो एक दिन में कितना यूनिट कार्य करेंगे? 5 + 2 या 2 + 5 कितना हुआ? 7। इसलिए कहा है कि साथ में कितने समय तक कार्य किए हैं? 5 दिन तक। तो 5 दिन तक कितना कार्य हो जाएगा? 5 दिन में 7 गुणे एक दिन में 5, 7 यूनिट, इसलिए 5 दिन में 35 यूनिट। तो शेष कार्य, ये तो कार्य हो गया 5 दिन में किया गया कार्य 35, इसलिए शेष कार्य, टोटल कार्य है 70। 70 में से 35 गया, कितना बचा? 35। और भाग चाहिए, शेष भाग चाहिए। क्या चाहिए? शेष भाग। तो शेष भाग हो जाएगा 35/70, 1/2। अरे यही साफ साफ दिख रहा, 35 हो गया तो 35 बचा, यानी कि आधा बचा है, 1/2 भाग। या हो सकता आधा भाग ही लिखा हो क्वेश्चन का आंसर। हाँ ऐसे ही लिखा, आधा भाग, आधा हो जाएगा। मिटा दें। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए, जो क्वेश्चन कराया जा रहा है ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक ना, रेलवे के एग्जाम में। यदि 3A = 6B = 7C, तो आपको बताना A अनुपाते B अनुपाते C। 3A = 6B = 7C। हमें रेशियो बताना है A:B:C का। A अनुपाते B अनुपाते C बताना है, A अनुपाते B अनुपाते C। तो कर लेंगे। A अनुपाते B अनुपाते C क्या होगा चंदन? A अनुपाते B अनुपाते C 1/3 अनुपाते 1/6 अनुपाते 1/7।
ठीक ना। सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा 7, एलसीएम ले लेंगे, 42 हो जाएगा एलसीएम। 14, 7, 6, तो ये हो गया 14, ये 7 और ये 6। एबीसी का रेशियो आपका हो गया 14, 7 और 6, 14, 7 और 6। एलसीएम होते हैं 42 तो हट क्या जाता है। अनुपात बताना है ना, तो हट जाएगा ही, रेशियो ले रहे हैं ना, नहीं समझे। इसी तो हटा क्या है। भाग दिया जाता है ना, जब वो जो एलसीएम लेते हैं ऊपर लिखकर 3 से भाग दिया जाता है। जो आपने 3, 6, 7 का एलसीएम लिया 42, वो सभी कहाँ आ गए, यहाँ आ गए, फिर भाग दे दिया आप, तो हट गया, काम खत्म हो गया। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट देखिए, यदि 5x/2 माइनस 1/4 6x माइनस 5/3 इक्वल टू 7/6 है, तो x का मान है, तो x का मान है, सॉल्व करेंगे आप लोग, प्रयास करिए। आसान है वैसे, आज के सेट में सारे क्वेश्चन आसान हैं, आज के सेट के सारे क्वेश्चन आसान हैं। हाँ हाँ, जिसको मिल गया होगा उसका सब बन गया होगा लगभग। 5x/2 5x/2 माइनस 1/4 6x माइनस 5/3 इक्वल टू 7/6। x का मान बताना है, कर लेंगे। ये हो गया, देखिए 5x/2, इस माइनस 1/4 को अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3x/2, और यहाँ पर प्लस 5/12 बराबर 7/6। तो ये इसमें से 5x में से, क्योंकि इन दोनों को सॉल्व कर ले तो हो जाएगा 2x/2, और इसको इधर ले जा रहे हैं तो हो जाएगा 7/6 माइनस 5/12। ये आपका हो गया x बराबर, इसका चाहे एलसीएम ले लीजिए चाहे जैसे करिए, तो अब आपका हो गया 14 में से 5 गए 9/12, ठीक ना, इसलिए 3/4, x बराबर हो जाएगा 3/4। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लग गया, देखिए 16 नंबर, वर्तमान में अनु और डिम्पी की उम्र के बीच का अनुपात 5:8 है। 2 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात 2:3 हो जाएगा। 2 साल पहले डिम्पी की उम्र क्या थी? तो आसान है भी, अनु और डिम्पी का आयु का अनुपात दिया है वर्तमान में। अनु और डिम्पी की आयु का अनुपात कितना दिया है? आपको दे रखा था 5:8, ठीक ना, 5:8 या 5/8 जैसे भी लिखिए। तो इसका हो गया 5x, इसका हो गया 8x वर्तमान में। अब 2 साल बाद का दिया, इसके बाद 2 साल बाद का, तो दोनों में 2-2 साल क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। ये बराबर किसके हो गया? अगला अनुपात आपको दे रखा है 2/3, 2/3, ठीक ना, 2/3। दो बटे तीन
सॉल्व कर लीजिए इसको। 15x प्लस 6 बराबर 16x प्लस 4। तो आपका x बराबर हो गया 2, ठीक ना। x बराबर हो जाएगा 2। ये इधर जाएगा, घट जाएगा, 16 में से 15x x हो गया, और ये इधर 6 से 4 इधर आएगा तो हो जाएगा 6 माइनस 4 यानी कि 2। x बराबर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब हमें वर्तमान आयु किसका पूछ रहा है? वर्तमान आयु नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? 2 साल पहले डिम्पी की आयु। तो डिम्पी की आयु पहले वर्तमान निकाल लीजिए। वर्तमान कितना? 8x है। वर्तमान तो ये है और 2 आपने जोड़ दिया तो 2 साल बाद हो गया। तो डिम्पी का वर्तमान आयु है 8x। 8x यानी कि 8 गुणे 2 कितना हो गया? 16 हो गया। डिम्पी की ये वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु। हमें चाहिए 2 वर्ष पहले की आयु। 2 साल पहले का उसका आयु चाहिए तो हो जाएगा 16 माइनस 2 कितना? 14 वर्ष की है। कितने वर्ष की है? 14 वर्ष की है। अगला बताइए, नेक्स्ट। अरे चंदन हाईटेक हो गए हैं कि? या पहले आप हाँ, अगला बताइए। 17 हम नहीं कराएंगे, आप लोग करेंगे। 17 बताइए। 17 नहीं कराएंगे, 17 बताइए चंदन। 17 बताइए। 17 का 4 है। प्लस है 15 × 120। अच्छा भाग है ये 6, तो 120 में 6 से भाग गया, हो गया 20। 20 प्लस 12 32। 32 का 1/4 8। 8 दूनी 16। 20 माइनस 16 4 आ गया, ठीक है ना। 4 आ गया, हो जाएगा सचिन। इसको छोड़ दे रहे, आसान है, कर लेंगे। 17 के बाद आ जाइए 18। हाँ 4 आएगा, 4 करना पड़ेगा, देखिए। ठीक 18। यदि ए बी और सी क्रमशः 12, 18 और 36 दिनों में एक कार्य को अकेले पूरा कर सकते हैं, अकेले पूरा कर सकते हैं, वे सभी 2 दिनों के लिए एक साथ कार्य करते हैं, फिर बी कार्य छोड़ देता है, ए और सी एक साथ कार्य करते रहे तो शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो देखिए 3 लोगों का दिया है, ए बी और सी। ए करता है 12 दिन में, ये करता है 18 दिन में, और ये करता है 36 दिन में। तो एलसीएम कितना बना? 36 हो गया। ये ए कितना करेगा? 3 यूनिट, ये 2 यूनिट और ये 1 यूनिट। तीनों ने कितने दिन तक साथ में कार्य किया? एबीसी का 1 दिन का पहले आप निकाल लीजिए। एबीसी का 1 दिन का कितना होगा? 1 दिन का होगा इनका 3 + 2 + 1 6, ठीक ना। किए कितना दिन साथ में कार्य? 2 दिन। तो 2 दिन का कितना हो जाएगा? 6 × 2
12, इसलिए शेष कार्य रह गया आपका 36 माइनस 12, 24 यूनिट। 36 माइनस 12 कितना? 24। इसको कौन करेंगे? ए और सी, क्योंकि बी कार छोड़ दिया तो बी कार छोड़ देगा तो ए और सी करेंगे। ए और सी का एफिशिएंसी कितना बनेगा? 3 1 4। ए और सी का एफिशिएंसी कितना बनेगा? 3 1 4। इसलिए समय क्या हो जाएगा? या लिख लीजिए शेष समय, शेष कार्य का समय कितना हो जाएगा? 24/3 1 4, क्योंकि बी छोड़ दिया है। कितना हो जाएगा? 6 दिन। ठीक है ना, 6 दिन। आगे चलें। अगले क्वेश्चन पर आइए। आगे आपसे कह रहा है कोई संख्या 36 से बढ़ने के बाद अपने 109% के बराबर हो जाती है तो वह संख्या है 400 है। कोई संख्या 36 बढ़ जाती है तो 109% हो जाती है, यानी कि 9% बराबर ही क्या है? 36 है। भाई कोई संख्या 36 बढ़ जाती है, संख्या तो 100% रही होगी। संख्या क्या रही होगी? 100%। और बढ़ गई 36 तो 109% हो गया। संख्या जो थी वो क्या थी? 100% थी। और ये 36 अगर बढ़ गया तो कितना हो गया? 109% हो गया। इसका मतलब 9% बराबर 36 है, इसलिए 1% बराबर 4 है, इसलिए 100%, यानी कि संख्या क्या है? 400 है। संख्या क्या है? 400 है। आगे चलें। ज़्यादा सोच लिए थे लग रहा है कुछ। 20 नंबर पर आइए। यदि 10 4 1 15 15 यक्स 12 और 14 का माध्य 10 है तो यक्स का मान ज्ञात करें। माध्य, समांतर माध्य या औसत, कुछ भी पूछेगा तीनों एक ही है, कंफ्यूज होना नहीं है। बार बार बोलते रहते हैं, चाहे माध्य पूछे, चाहे औसत पूछे, चाहे समांतर माध्य पूछे। ठीक ना? तो आपका क्या लगाना है इसमें? माध्य लगाना है। कितना है? माध्य क्या होता है? माध्य होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या, ठीक ना? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। कर लीजिए। आंकड़ों का योग कितना है? ठीक है, एक बार मैं लिख देता हूँ। 10 + 4 10, मार्कर नहीं चल रहा है। 10 + 4 नहीं रहने दो। 10 + 4 + 1 + 15 + 15 + x + 12 + 14। चलिए, बट्टे में कितनी संख्याएं हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 बटे 8। और माध्य दे रखा कितना है? 10 है, 10 है। तो आपका यहाँ हो जाएगा 80 बराबर, ये आपका जोड़ेंगे 10 4 14 14 1 15 15 3 45 और 45 और ये है आपका 26 ना। 45 26 71 71 प्लस यक्स, तो यक्स बराबर आपका हो जाएगा 9। यक्स बराबर हो जाएगा आपका 9। ठीक है ना? चले अगले क्वेश्चन पर आइए। 21 नंबर। 3 बॉक्सों का वजन 4 7 और 10 किलोग्राम है। इनमें से कौन बॉक्सों के किसी भी संयोजन का किलोग्राम में कुल वजन नहीं हो सकता है? तो आपका 4 7 10, 3 बॉक्स हैं 4 7 और 10 के।
4 7 और 10 के 3 बॉक्स हैं, तो 4 है, 7 है और 10 है। तो क्या क्या योग हो सकता है? एक तो 11 हो सकता है, एक 17 हो सकता है, एक 14 हो सकता है, एक 10 7 और 4 21 हो सकता है। इतना ही तो हो सकता है। 4 7 हो सकता है, 7 10 हो सकता है, 10 4 हो सकता है, 4 7 10 हो सकता है। कितना हो सकता है? इतने हो सकते हैं। इसके अलावा जो भी संख्या आ रही है वो योग नहीं हो सकता है। तो आपका हो जाएगा 18। ये फेवरेट क्वेश्चन है रेलवे का, ठीक ना। आगे चलिए। एक व्यापारी 60 बोरी अनाज 400 रुपये प्रत्येक बोरी की दर पर खरीदता है। यदि वह 8% लाभ पर 18 बोरियां बेचता है तो उसे 60 बोरियों पर कुल 16.4% लाभ कमाने के लिए शेष बोरियां किस कीमत पर बेचनी चाहिए? बताइए। करेंगे? करिए प्रयास। पेन भी चलाएंगे कि बस सिर्फ ऐसे लगाएंगे? कहाँ से शुरू करें? चलिए देखिए, हम करते हैं। देखिए देखिए भाई, कह रहा है कितना बेचा है? 18। कितना बोरी बेचा है? 18। टोटल कितना है? 60। 18 बेच दिया तो बचा कितना? 42। 42। थोड़ा इसको अनुपात को और छोटा कर लीजिए, 6 से कट जाएगा ना। ये 3 हो गया, ये 7 हो गया, ये 10 हो गया। इसको कितने परसेंट लाभ पर बेचा है? 8% लाभ पर बेचा है। और टोटल पर कितना लाभ होना है? 16.4। तो यह इससे कितना अधिक है? 8.4 अधिक है। 8 से 16.4 कितना अधिक है? 8.4 अधिक है। तो यहाँ पर आपका जो है वह देखिए कितना है? 10। 8.4 गुणे 10 कितना हो गया? 84। यानी कि यहाँ पर उसे जो लाभ लेना है वो लाभ लेना है 8 प्लस 84/7। 8 प्लस 84/7 कितना बनेगा? ये आपका हो गया 8 और 7 से भाग कर देंगे तो प्लस 1 2 20%। कितना हो जाएगा? 20% लाभ। बाकी के हिस्से पर उसे क्या लेना है? 20% लाभ लेना है। तो एक बोरी कितने की है? 400 की, इसलिए 20% लाभ ले लेगा। 400 की बोरी 20% लाभ ले लेगा तो कितना हो जाएगा? 480 रुपये की हो जाएगी एक बोरी। कितने की हो जाएगी? 480 की। वैसे भी कर सकते, बेसिक भी, थोड़ा टाइम लगेगा, बस यही है। देखें, फिर से एक बार देख लीजिए, और भी तरीका बता देता हूँ इसके अलावा भी। मिटा दे, मिटा कर फिर से बताते। देखिए भाई प्रयास नहीं करते लगाने का ना।
डायरेक्ट सोचने से पहले पूरा करके इसका काम करें। 60 बोरा निकला। हाँ, एक तो तरीका वही है बेसिक, पूरा निकालिए फिर लाभ निकालिए फिर टोटल लाभ निकालिए फिर उसके बाद करिए घटा के फिर भाग करिए, ठीक ना। उससे टाइम लगेगा ना। उसके इसके अलावा भी एक तरीका और बता देते हैं। इसके अलावा देखिए, कह रहा है कि 18 बेचा है तो बचा कितना 42, टोटल कितना है 60। हम इसी पर कर सकते, बस अभी गुणा करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी इसलिए हमने इसको और छोटे अनुपात में बदल लिया। तो हमने 6 से भाग कर दिया तो ये 3 हो गया, ये 7 हो गया और ये 10 हो गया। आपसे कह रहा है कि जो 18 है उस पर कितने का लाभ ले रहा है 8%, और टोटल पर कितना लाभ ले रहा है 16.4%। तो ये इससे कितना अधिक है 8.4%, 8.4%। तो 8.4 अधिक से 10 का देखिए कितना बनेगा, 8.4 से 10 का कितना हुआ 84। यानी कि हमने इसको फिक्स कर दिया था तो आपका 8 तो कम से कम होगा ही होगा, और कितना होगा यही 84 कितने में बढ़ जाएगा 7 में, 84/7 तो कितना हो गया 12, और 12 8 20, ठीक ना। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। यानी कि जो बाकी आपके बोरियां हैं उनको बेचेगा तो उस पर कितना लाभ ले लेगा 20% लाभ ले लेगा। कितना लाभ ले लेगा 20%। तो एक बोरी का रेट कितना दिया था 400, सीपी था 400, इसलिए उसका एसपी हो जाएगा 400 गुणे 120/100 लिखिए या 6/5 लिखिए, जैसा भी आपको करना है, ठीक है ना। हो जाएगा 480 हो जाएगा, ठीक है ना। जो आप जैसे अप्लाई कर देते हैं हाँ तो ये चीज हम लोग के दिमाग में चलता है। अरे भाई आप इसी पे रेशियो लगा लिए, रेशियो के साथ आप उस पे चले गए, रेशियो पर परसेंटेज सब आप लगा लिए। प्रयास नहीं करता है ना आप, फिर उसी बेसिक पर चले जाते हैं। दूसरा तरीका बताते थे, देखिए चंदन वाला तरीका बता देते हैं। देखिए चंदन आपका तरीका फिर से देखिए, 3 पार्ट में है ना, 2 पार्ट और प्लस 1, n1x1 प्लस n2x2 इक्वल टू nx लगा लीजिए, हो जाएगा। देखिए कितना है, पहला 18 है, 8% ले रहा है, बाकी जो है वो कितना बचा 42, इस पे x2% हो गया और टोटल है 60, इस पर कितना 16.4 था ना, 16.4, x2 निकाल लीजिए। या अभी देखिए सब में चल रहा है 6 से, तो 6 से यहाँ पर भी तो भाग कर सकते हैं, 3 ये 7 ये 10, ये हो गया 24 प्लस 7x2 बराबर 10 गुणे, या 160 लिख दें, सॉरी 164, इसलिए 7x2 बराबर 164 माइनस 24 कितना हो गया 140, इसलिए x2 बराबर 20%, ठीक ना। 20% हो गया तो शेष को कितना बढ़ा दीजिए, 20% बढ़ा दीजिए, शेष को 20% बढ़ा दीजिए। हाँ सब जगह काम करेगा भाई, काहे नहीं करेगा। नहीं वो लंबा नहीं है, लंबा ये है, इसमें समझ थोड़ा मैं उस वो और आसान है। मैं पूरा लिखा पहले 18 42 60 सीधा लिख देंगे ना, तुरंत काटेंगे तुरंत लिखते चलेंगे। हाँ इसमें आपको ये जो पार्ट पार्ट चलेगा वो इधर रहेगा, और ये टोटल है यानी x। हाँ ये हमारे नाम से जीआई पे अगला आ जाइए भाई। देखिए अगला क्या लिखा है, लिखा हुआ है a² माइनस b² डिवाइडेड बाई या भाग a माइनस बी, तो बचेगा क्या a प्लस बी बचेगा, बचेगा क्या a प्लस
बी बचेगा। देखिए लिखा है आपका 0.1 का स्क्वायर माइनस 0.025 का स्क्वायर बट्टे में 0.1 माइनस 0.025। ठीक है ना। तो क्या लिखा है ये ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टे में ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बट्टे में ए माइनस बी, कैंसिल हो गया ए माइनस बी, क्या बचेगा ए प्लस बी बचेगा। ए प्लस बी यानी कि 0.1 प्लस 0.025 तो बनेगा 0.125। ऐसे ही लिखा है कि सही बट्टे में तो नहीं किया है, 0.125 हो जाएगा। आगे चलें। अगला आपका है 8 सेंटीमीटर, क्वेश्चन नंबर है 24। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इतनी बार आ गया समबाहु त्रिभुज, याद हो ही गया होगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट 3/4 ए स्क्वायर रूट 3/4 भुजा का स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट 3/4 ए स्क्वायर, तो रूट 3/4 कितनी भुजा है 8, 8 गुणे 8 या 8 का स्क्वायर 64 कर लीजिए, 4 से 2 हो गया, कितना हो गया 16 रूट 3 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक ना। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और क्या क्या पूछता है समबाहु त्रिभुज में, आपको पूछेगा परिमाप, तो सबको पता ही है परिमाप 3a। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, चाहे देखिए चाहे आपसे हाइट पूछे और चाहे क्या पूछे माध्यिका, चाहे हाइट पूछे और चाहे माध्यिका, समबाहु त्रिभुज में हाइट और माध्यिका एक ही होता है, क्या हो जाएगा रूट 3/2a। परिवृत्त की त्रिज्या पूछे तो आपका हो जाएगा a/रूट 3। अंतावृत्त की त्रिज्या पूछे a/2 रूट 3। परिवृत्त और अंतावृत्त की त्रिज्या का अनुपात पूछे 2:1। ठीक ना। माध्यिका जो है या हाइट जो है, माध्यिका या जो हाइट है उसको केंद्रक क्या करेगा 2:1 के अनुपात में डिवाइड करेगा, 2:1 में डिवाइड करेगा माध्यिका को क्या केंद्रक। ठीक ना। माध्यिका को, चाहे माध्यिका से केंद्रक का आपका डिवाइड का अनुपात पूछे 2:1 होगा, चाहे आपसे कहे कि परिवृत्त और अंतावृत्त की त्रिज्या का अनुपात एक ही होगा। ठीक ना। या ध्यान दीजिए जो हाइट या माध्यिका होगी वह कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर होगा। ठीक है ना। आगे चले, और तो हमें लग रहा है कुछ बच नहीं रहा है। एक और लिख लीजिए, वो तो सबके लिए होता लेकिन लिख लीजिए। देखिए क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है डेल्टा बराबर आर इंटू एस, स्मॉल आर इंटू एस। ठीक ना। डेल्टा बराबर आर इंटू एस। ठीक है। चलिए, और कैपिटल आर बराबर क्या होगा, कुछ लोग इसी को ऐसे याद करते हैं आर इंटू p/2, ये अर्ध परिमाप है। यस, क्या है अर्ध परिमाप है। या कैपिटल आर बराबर होगा ABC/4 डेल्टा। इस पर तो क्वेश्चन बहुत कम आता है, ये जरूरी है आपका। ठीक है ना। चलिए, तो समबाहु त्रिभुज का सब हो गया इसमें। आगे चलें 25 नंबर। अगला क्वेश्चन लिखा है एक स्थिर बहती नदी में एक नाव
धारा की दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से एक निश्चित दूरी तय तक जाती है और फिर उसी दूरी को विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है, कुल यात्रा के लिए औसत चाल क्या है? तो चंदन खुश हो गए हैं, आसान क्वेश्चन आ गया। देखिए, गया है फिर उतना ही वापस आया है, जितना दूरी जा रहा है उतना ही दूरी दूसरी चाल से वापस आ रहा है। अलग अलग चालों से दो समान चली गई दूरियों का अगर औसत आपसे पूछ रहा है तो आपका औसत चाल हो जाता है 2xy अपान x प्लस वाई, 2xy अपान x प्लस वाई कर लेंगे। समान डिस्टेंस जाना फिर समान डिस्टेंस उतना ही वापस आना, तो औसत चाल होगा 2xy अपान x प्लस वाई। x से गया है और y से वापस आया है, समान डिस्टेंस, ठीक ना, दूरी समान है, तो औसत चाल होगा 2xy अपान x प्लस वाई। तो लिख लीजिए कितना है, 2 किससे गया था, 12 से, 12 से गया है और 15 से, 15 है ना, 24, 24 से वापस आया, 12 प्लस 24, 2 गुणे 12 गुणे 24 बटे में कितना हुआ, 36, 12 3 36, 3 से 8, कितना हो गया, 16 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक ना। इधर कराएं, इसमें आंसर हो जाएगा 16 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है ना, 16 आ जाएगा। बाकी आपका 3 समान दूरियां, ये जरूरी नहीं है, फिर से यहाँ थोड़ा ध्यान दे लें, आभासी दुनिया वाले यूट्यूब वाले देखिए यहाँ पर आपका वो जितना गया उतना वापस आया है, और ऐसा भी हो सकता है ये कि जितना गया है x से उतना ही फिर आगे गया है y से, तब भी औसत चाल यही होगा, जितना गया है उतना किसी दूसरी दिशा में भी d फिर से यहाँ x यहाँ y से जाता है, तब भी आपका औसत चाल वही होगा, जरूरी नहीं कि गया है वापस आया है, बराबर डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक ना, तो औसत चाल यही होगा। अगर 3 बराबर डिस्टेंस हो जाए, गया वापस आया फिर गया, या गया फिर किसी दिशा में गया फिर किसी दिशा में, बराबर डिस्टेंस गया अलग अलग चाल से, तो हमने मान लिया कि फिर से जेड से वापस चला गया, डी डिस्टेंस जेड से वापस चला गया, तो इसका औसत चाल क्या होगा, इसका औसत चाल 3xyz बटे में xy प्लस yz प्लस zx, ठीक ना। बाकी औसत चाल क्या होता है, बाकी औसत चाल आप लोग जानते हैं। वैसे औसत चाल जो होता है, औसत चाल वह होता है कुल दूरी बटे कुल समय, या चली गई दूरी बटे लगा समय, ठीक ना, चली गई दूरी बटे लगा समय, या कुल दूरी बटे कुल समय। आगे चलें, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 26। और कुछ दिमाग लगाइए, उसको लगा रहे हैं, दूसरा कुछ सोचिए उसमें, वो तो लग ही जाएगा जो लगा रहे हैं, कुछ दूसरा पढ़ के और सोचिए। जो आप कर रहे हैं तो उसको ऐसे समझेंगे जैसे आय बराबर व्यय प्लस बचत और उसके परसेंटेज के हिसाब से। नहीं भाई, परसेंटेज से नहीं, देखिए एक देखिए
आपसे कह रहा एक कर्मचारी का मासिक वेतन 12,600 है और वह इसका 5/7 भाग खर्च कर देता है, यानी कि 7 उसकी आय है और 5 उसका खर्च है। यही हुआ ना, 7 आय है 5 खर्च है। अब आगे, यदि उसका वेतन 1/3 बढ़ जाता है, अगर हम 7 मान लेंगे तो 7 का 1/3 बढ़ाएंगे तो सही से बढ़ेगा नहीं। ठीक है, आगे चलिए। और खर्च में वर्तमान खर्च का 1/5 में भाग में वृद्धि हो जाती है। तो देखिए, जो खर्च है वो 5 है, उसका 1/5 तो बढ़ाया जा सकता है, लेकिन वेतन का 1/3 बढ़ाने में दशमलव में बढ़ेगा, बढ़ सकता है। तो अब वह अपने वेतन का कितना हिस्सा बचा पाएगा? तो देखिए, 5/7 था, यहाँ लिखें 5/7। ये क्या है? आय है। और ये क्या है? उसका खर्च है या व्यय है? ठीक ना। अब आपसे कहा कि आय को 1/3 बढ़ा दीजिए, इसको 1/3 बढ़ाने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन व्यय को 1/5 बढ़ाने में सही है, एग्जैक्ट चलेगा। बढ़ जाएगा ये भी, लेकिन दशमलव में बढ़ हो जाएगी ना संख्या, इसलिए इसके अनुपात में 3 से हम कर दे रहे हैं गुणा। तो हो जाएगा 15/21। ये आय हो गया और वो व्यय हो गया। अब देखिए, आय को क्या किया? 1/3 बढ़ाया है, तो आय जब 1/3 बढ़ेगा, 1/3 की वृद्धि होगी इसमें, तो कितना हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा। नई आय जो आपकी हो जाएगी वो हो जाएगी 21 गुणे 4/3, यानी कि कितना बताइए? 28। और ये आपका व्यय क्या हो जाएगा? व्यय भी बढ़ गया, कितना? 1/5। ठीक ना। 1/5 बढ़ा देंगे तो कितना बढ़ जाएगा? ये 15 गुणे 6/5 हो जाएगा, होगा ना। 15 गुणे 6/5 कितना हो गया? 18। अब वो कमा रहा है 28 और व्यय या खर्च कितना कर रहा है? 18। तो बचत कितना कर रहा है? 10। तो क्या पूछ रहा था आपसे? अपने वेतन का कितना हिस्सा बचा पाएगा? 10/28 बचाएगा, 10/28 बचाएगा। कितना हो गया? 5/14 बचाएगा। है ऑप्शन में 5/14। यहाँ पर रुपए का ना भी यूज करेंगे तब भी कर लेंगे, अगर वैसे करेंगे थोड़ा टाइम लगेगा, कैलकुलेटिव तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। समझ पाए बात को? अगर वैसे करते हैं तो जैसे रुपया में जो हमारा, उसके बाद जैसे उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? चलिए कर देते हैं, देखिए कर दे रहे हैं वैसे भी। प्रॉब्लम बात यह है ना कि पूरा दिमाग पहले वाले पर ही जाता है, रुपया दे दिया उसी के अनुसार आगे बढ़ेंगे, ये चीज हो जाता है ना। कहाँ पर? अरे भाई 1/5 की वृद्धि का मतलब 6/5 हो जाना, इसलिए आगे प्लस लगा दिए हैं। हाँ, 15 का 1/5 3 और 15×3 18। उतना बढ़ने का मतलब है कि 5 में 1 की वृद्धि 6/5 हो जाना, और 1/5 का अलग अर्थ है, 1/5 वृद्धि का अलग अर्थ है। 1/5 करना और 1/5 की वृद्धि दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है ना। इसका मतलब कि 6/5 हो जाना, इसका मतलब 1/5 ही रहना, वृद्धि अलग चीज है। या 1/5 की कमी करना यानी कि 4/5 हो जाना। वैसे कर दे चंदन, बताइए। ऐसे रहने दीजिए, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला आपका दे रखा है क्वेश्चन कि 5 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा का मान ज्ञात करें या थीटा बराबर 30 डिग्री है। तो ये तो आसान है,
ये क्वेश्चन क्या है, आसान ही है। देखें 5 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा थीटा बराबर क्या हो गया 30 डिग्री। थीटा बराबर क्या हो गया है 30 डिग्री हो गया है। थीटा बराबर हो गया है 30 डिग्री। रख लीजिए 5 sin 30 का मान 1/2 माइनस 2 cos 30 √3/2। तो हो गया आपका 5 माइनस 2 √3/2। 5 माइनस 2 √3/2 ऐसे लिखा है कि दूसरे तरीके से लिखा ऑप्शन? ऐसे ही लिखा है 5 माइनस 2 √3/2। अगला देखिए, आगे चले। देखिए लिखा है एक व्यक्ति जब स्टेशन ए से बी तक पैदल जाता है और पुनः साइकिल से वापस आता है तब उसे 20 घंटे का समय लगता है। यदि वह दोनों तरफ यात्रा साइकिल से करता है तो 6 घंटे का समय लगता है। तो बताइए उसे पैदल जाने तथा वापस आने में कितना समय लगेगा। देखिए भाई क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक तरफ पैदल और एक तरफ साइकिल से, यानी कि पैदल जाता है और साइकिल से जाता है, पैदल और साइकिल से जाता है, पैदल जाता साइकिल से जाता है तो कितना घंटे लगते हैं 20 घंटे लगते हैं। और दोनों तरफ साइकिल से जाता है तो कितना लगता है 6 घंटे लगता है, यानी कि एक तरफ के साइकिल का कितना लगेगा 3 घंटे लगेगा, ठीक ना। इसलिए पैदल का कितना हो जाएगा यहाँ पर रख देंगे तो P बराबर हो जाएगा 20 माइनस 3 कितना 17। और दोनों तरफ पैदल चलाना है तो हो जाएगा 17 गुणे 2 कितना 34 घंटे। कितना हो जाएगा 34 घंटे। हाँ हाँ क्वेश्चन बड़ा लिखा है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का 29 नंबर का। (506 और 782 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। 506 और 782, 506 और 782, 506 और 782 का एचसीएफ बताना है, एचसीएफ बताना है, ठीक ना। 506 और 782 का एचसीएफ। अरे भाई साफ साफ दिख रहा है 6 5 11, 11 में से 0 गए 11, यहाँ हो गया 7 2 9। ये वाला नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा तो 22 कैसे आंसर बता रहे हैं। ये कहाँ 11 से कट रहा है, देखिए भाई कुछ नहीं करना है, एचसीएफ आया है, संख्या को क्या कर लीजिए घटा लीजिए, संख्या को क्या कर लीजिए घटा लीजिए। 12 में से 6 गए 6, यहाँ बचा 7, 7 में से 0 गए 7, और ये हो गया आपका 2 ना 276, ठीक ना। 276 का फैक्टर कर लीजिए, 276 का
फैक्टर कर लीजिए, 2 से काटिए, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, 2 अठे 16, फिर 2 से 2 छक 12 और 2 नवा 18। फिर क्या करेंगे, 3 से 3 दुनाई 6 और 3 त्रिका 9, 23। ठीक ना, तो 23 है ऑप्शन में, नहीं है तो 23 का गुणज होगा 46। 23 नहीं है तो क्या हो जाएगा, 23 का गुणज, 23 दूने 46। ठीक ना, कॉन्सेप्ट लगा लेंगे। संख्याओं का भी एचसीएफ वही होता है जो संख्याओं के अंतर का एचसीएफ होता है, लेकिन यहाँ पर 2 ही संख्या है तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। 3 संख्या है तो 3 आपका, फिर से 3 आपका बन जाती संख्या, लेकिन 2 संख्या में अंतर लेंगे तो एक ही संख्या बनेगा। हो सकता है डायरेक्ट वही एचसीएफ हो, अगर वो नहीं है तो उसका फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर कर लेंगे तो इसमें जो अभाज्य गुणनखंड आएगा वो हो सकता है या उसका कोई मल्टीपल हो सकता है। ठीक ना, उसका कोई मल्टीपल हो जाएगा। अब 23 दूना 46 ऑप्शन में है, ठीक है। हो सकता है 23 दिया हो 69, लेकिन हो सकता है ये ऑप्शन जो ये दिया है ये 3 से नहीं कट रहा, देखिए 6 5 11 नहीं कट रहा 3 से ना, तो 3 बनेगा नहीं, तो 3 वाला हट गया, तो 2 में, हाँ 2 से ये भी कट रहा था ये भी कट रहा था, यानी कि 23 दूना 46 हो जाएगा। तो ये आज के सारे क्वेश्चन हो गए हैं। इसमें से 2 क्वेश्चन छोड़ा गया है जो कि क्वेश्चन ग्राफ का था, क्योंकि वो सही से उसका फिगर नहीं आ रहा था तो इसलिए उस क्वेश्चन को छोड़ दिया गया है। ठीक ना, ये 29 क्वेश्चन था इस सेट में। धन्यवाद।